ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें बुलेटिन में आपको विस्तार से दिखाने वाले हैं। दिल्ली में फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर बुलडोजर एक्शन पर बवाल खड़ा हो गया है। कैमरे में रिकॉर्ड पत्थरबाजों में से 5 को गिरफ्तार किया गया। मौके पर मौजूद समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 2,89,00,000 नाम कटने पर भड़की सियासत। कांग्रेस ने साजिश बताते हुए इस पर जांच की मांग रख दी है, तो अखिलेश की पार्टी ने बीजेपी पर लगाए लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप। बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं की हत्याएं। चोरी के शक में नौगांव में भीड़ ने किया 25 साल के मिथुन सरकार का पीछा। जान बचाने के लिए नहर में कूदा, मौत हो गई। और बिहार के वैशाली, दिल चीर देने वाली एक घटना सामने आई। कचरे में फेंके गए नवजात के शव को कुत्तों ने नोच डाला। बच्चे को जन्म देने वाली मां लापता है। अब बात करेंगे केरल की, जहां तिरुवनंतपुरम में बीच सड़क पर एक ऑटो और एक कार की भयंकर टक्कर हो गई। इस खौफनाक टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में ऑटो और कार के बीच आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सामान ढोने वाला ऑटो पलट गया, जबकि अर्टिगा कार लहराते हुए दीवार से जा टकराई। इस भीषण हादसे में सड़क किनारे चल रही एक लड़की बाल बाल बच गई। जरा ध्यान से देखिए, अगर कार 1-2 फीट पीछे होती तो लड़की की जान खतरे में पड़ सकती। टक्कर के बाद कार के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि कार की रफ्तार बहुत तेज थी और ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। कार और ऑटो की टक्कर में 4 लोग घायल हुए हैं। इधर ओडिशा में भुवनेश्वर के रूपाली स्क्वायर पर बस ड्राइवर की गलती से दर्दनाक हादसा हो गया। बस की टक्कर में एक ऑटो 2 बसों के बीच पिस गया। हादसे में ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री इसमें घायल हुए हैं। बस ने ऑटो में भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर ऐसी जिसमें ऑटो पूरी तरह से पिस गया। बस ड्राइवर न जाने कहां खोया था। बस सिग्नल पर खड़ी थी, लेकिन अचानक उसने ऑटो में टक्कर मारी, जो आगे खड़ी बस में जाकर बुरी तरह पिचक गया। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए, लेकिन उसके बाद ऑटो ड्राइवर को देख लोगों के होश उड़ गए। ऑटो ड्राइवर बुरी तरह पिस गया था। लोगों ने फौरन उसे बचाने के लिए जोर लगाया। ऑटो आगे वाली बस में भी फंस गया। जैसे ही आगे वाली बस चली, ऑटो उसके साथ चल दिया, लेकिन लोगों ने बस को रुकवाया, ऑटो वाले को बाहर निकाला, लेकिन तब तक शरीर से जान निकल चुकी थी। ये पूरी दर्दनाक घटना बस के डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई। बस ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक के गडग में बस की महिला कंडक्टर से मारपीट की गई। बताया गया कि बस टिकट को लेकर हुई इस कहासुनी के बाद वहां पर मारपीट शुरू हो गई। और महिला कंडक्टर को समझ पाती इससे पहले एक शख्स बस में चढ़ा और उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही महिला कंडक्टर चिल्लाई और बाद में उसने भी पलटवार किया। इसके बाद धक्का मुक्की शुरू हो गई। वहां मौजूद एक शख्स बीच बचाव करता हुआ दिखाई दिया। कंडक्टर वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले बस का ड्राइवर घटना का वीडियो बना रहा था, लेकिन एक यात्री ने उसका फोन छीन लिया। और अब हरियाणा के जींद जिले के उचाना कस्बे से एक हैरान करने वाली खबर आई है। बेटे की चाहत में एक माता पिता ने 10 बेटियों को जन्म दिया और अब 19 साल बाद परिवार का इंतजार खत्म हुआ। खुशी मिली है। पूरे परिवार का इस खुशखबरी से दिल खुश हो गया और उन्होंने अपनी 11वीं संतान के तौर पर पैदा हुए बेटे का नाम ही दिल खुश रख दिया। संभालो अपना पुत्र ने। ठीक है। पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे थे। 10 बेटियों के बाद सही इनकी मन मांगी बेटा होने की मुराद जो पूरी हो गई। संजय कुमार की शादी 2007 में सुनीता से हुई थी। शादी के बाद सुनीता ने 19 साल में 10 बेटियों को जन्म दिया। अच्छी बात ये रही कि परिवार में बेटे की चाह जरूर थी, लेकिन बेटियों से कभी भेदभाव नहीं किया। पति ने बेटियों का पालन पोषण बेटों की तरह किया। 10 में से 8 बेटियां अभी स्कूल में पढ़ रही हैं। अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले तौकीर रजा का बेटा ड्रग्स केस में फंस गया है। यूपी पुलिस ने यह दावा किया है कि तौकीर रजा के बेटे के पास से ड्रग्स बरामद हुई।
तस्वीरें आधी रात की है जब तौकीर रजा का बेटा फुरमान शाहजहांपुर के पुलिस थाने में बैठा नजर आया। दरअसल फुरमान ने तेज रफ्तार कार चलाते हुए एक बस में पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसके चलते मामला पुलिस के पास पहुंच गया। ये कार सवार बहुत तेज गति से आ रहे थे, जिन्होंने पीछे से मेरे बम्पर में ठोकर मार दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और जब फुरमान की कार की तलाशी ली गई तो ड्रग्स बरामद हो गई। तलाशी के दौरान गाड़ी में जो बैग थी उसमें बैग की तलाशी के बाद उस बैग में एक सफ़ेद कलर की एक पुड़िया थी, जिसमें हमें संदिग्ध एक पदार्थ मिला। उस पदार्थ के बारे में जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि यह क्रिस्टल नाम का एक सब्सटेंस है। साथ ही में एक सिरिंज भी मिली। तौकीर रजा को बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड बताया जाता है। अब पुलिस ने तौकीर के बेटे के ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि रात करीब 2 बजे उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों समेत हॉस्पिटल, बस डिपो, रेलवे स्टेशन से कुत्तों को हटाने के लिए कहा था। आज हुई सुनवाई में 3 जजों की बेंच ने कई आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर गंभीर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कहा नहीं जा सकता कि कुत्तों के मन में क्या चल रहा है और कब वो किसी को काट दे, इसीलिए इलाज से बेहतर रोकथाम। कोर्ट ने यह भी कहा कि समस्या सिर्फ काटने तक सीमित नहीं, सड़कों पर दौड़ते कुत्ते लोगों का पीछा करते हैं, जिससे गाड़ी चला रहे लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर पड़ते हैं। कोर्ट ने डॉग लवर की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि कुत्ते सड़कों पर नहीं बल्कि सिर्फ कैंपस और कंपाउंड में होते हैं। कोर्ट ने कहा कि यही तथ्यात्मक रूप से गलत है और वास्तविकता इसके एकदम उलट। हालांकि डॉग लवर्स का कहना है कि कुत्तों को हटाना समस्या का समाधान नहीं, बिल्कुल हानि रहित है और वो कुत्ते आवारा नहीं है। जितना अधिकार मेरा है उनका कुत्तों का भी उतना अधिकार है। उनसे बस कहना यही है सर कि उनको ना मारें। आज इस मामले पर सुनवाई 2.5 घंटे तक चली। अगली सुनवाई 8 जनवरी यानी कल सुबह 10:30 बजे से फिर शुरू होगी। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में सियासी वार पलटवार जारी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार पर ऐसा हमला बोला जिसकी चर्चा पूरे महाराष्ट्र में होने लगी है। ओवैसी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और यहीं से उन्होंने अजित पवार पर निशाना साधा। अजित पवार, तुम शरद पवार के नहीं हुए, तुम नांदेड़ के क्या हो सकते हो? जो आदमी तुमको पाल पोस के बड़ा किया, तुमको मुकाम दिया, तुमको इज्जत दिया, तुम उसी को घर में बिठा के आगे बढ़ गए। ये अजीत पवार की पहचान है। ओवैसी ने अजीत पवार पर हमला करते हुए मुस्लिमों को प्रताड़ित करने वाला राजनीतिक दुख भी सुनाया। खुद खड़े होकर बोलता है 75,000 करोड़ का गबन का मुझ पर इल्जाम है, क्या हुआ? हाँ अजीत पवार, तुम्हारा नाम अजीत पवार है। तुम्हारा नाम कोई मुसलमान का नाम होता तो तुम 75 साल जेल में रहे थे। ओवैसी ने कहा कि अजीत पवार भले कई जगहों पर अलग लड़ रहे हैं, लेकिन असल में वो बीजेपी के ही साथ हैं। राजस्थान के किशनगढ़ में हाईवे पर एक बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे के बीच एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मारी और फिर हाईवे पर हड़कंप मच गया। क्योंकि कर्मचारियों से भरी बस पलट गई और हाईवे पर चीख पुकार मच गई। घायल यात्री दर्द के मारे सड़क पर रोते नजर आए। बस की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयंकर था। कई शीशे टूट गए, सीटें इधर उधर बिखर गई। बस में सोलर कंपनी में काम करने वाले 30 से ज्यादा कर्मचारी सवार थे, जो शिफ्ट खत्म करने के बाद घर जा रहे थे। तभी राजस्थान के किशनगढ़ के बड़गांव चौराहे पर कोहरे के बीच ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। एक मिनट। अगर आप मछली खाते हैं तो दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए कि आपने सबसे महंगी मछली कितने रुपए में खरीदी होगी। कुछ 100 रुपए में या फिर कुछ 1000 रुपए में। लेकिन अब जिस मछली की खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो उसकी कीमत हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। जी हाँ, जापान में 243 किलो वजन वाली एक मछली $3.2 मिलियन में बिकी है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर भारतीय रुपए में इसका हिसाब लगाया जाए तो 243 किलो वाली इस मछली की कीमत करीब 29 करोड़ रुपए बैठेगी। ये मछली कोई आम मछली नहीं है बल्कि ये ब्लूफिन टून फिश है, यानी कि नीले पंखों वाली टूना मछली। और इस ब्लूफिन टूना फिश को खरीदा है जापान के जाने माने रेस्टोरेंट मालिक कियोशी किमुरा ने। इससे पहले 2019 में भी कियोशी किमुरा ने ब्लूफिन टूना फिश के लिए 19 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। ब्लूफिन टूना से बनी जापान की मशहूर डिश सुशी मुंह मांगी कीमत पर बिकती है। ब्लूफिन टूना मछली इसलिए भी बहुत महंगी बिकती है क्योंकि ये बहुत दुर्लभ प्रजाति की मछली होती है।
ये बहुत गहरे समंदर में मिलती है और इसको पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। हाईवे पर ट्रक किस कदर बेकाबू होकर चलते हैं उसकी एक तस्वीर आई है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से, जहां ट्रक ने किनारे आकर खड़ी हुई एक बस में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में बैठे हुए कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। पूरा वाकया पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ट्रक आया और बस में टक्कर मार दी। ऐसा लगा मानो ट्रक को सड़क किनारे खड़ी बस दिखी ही नहीं। टक्कर से बस कई फीट आगे खिसक गई और जोरदार झटके से कई यात्री घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब गदरपुर के मसीत गांव के पास बस यात्रियों को उतार रही थी कि तभी पीछे से आ रहा ट्रक बस से टकरा गया। यूपी में एसआईआर के बाद चुनाव आयोग की ओर से जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर प्रदेश की सियासत भड़क गई है। विपक्ष ने न सिर्फ इसे साजिश बताया है बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि रिवीजन के बाद 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। इतनी बड़ी संख्या में वोट कटने के बाद समाजवादी पार्टी ने एक बैठक की जिसमें ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। ड्राफ्ट रोल पब्लिश होना एक स्टेज है, अब आगे का काम होगा। हम लोग को हमारे बूथ वर्कर्स को ये जांच करनी है, जिनके फॉर्म जमा किए गए थे उनका वोट आया कि नहीं आया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। बताएं कि कितने घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। एक घुसपैठिए की खबर आती है, बाकी सारी की सारे 2,89,00,000 कौन से वोटर हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नाम हटाए जाने के मामले पर विपक्ष को करारा जवाब दिया। ड्राफ्ट सूची आई, फाइनल सूची नहीं है, ये फाइनल सूची नहीं है। आप जुड़वाइए और जो सुधार है उसको लगातार अभी किया जाता है। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद जिन जिलों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें राजधानी लखनऊ भी शामिल है, क्योंकि लखनऊ में करीब 40 लाख मतदाता थे, जिनमें से 30% से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट गए हैं। गाजियाबाद में 28 लाख से ज्यादा मतदाताओं में से करीब 29% के नाम कटे हैं। वहीं बलरामपुर में करीब 16 लाख मतदाता थे, वहां करीब 26% के नाम हटा दिए गए हैं। सबसे कम नाम ललितपुर में कटे, जहां 9.5 लाख वोटर्स में से करीब 10% के नाम काटे गए। इसके अलावा हमीरपुर में करीब 8.5 लाख वोटर्स में से करीब 11% के नाम काट दिए गए हैं। वहीं महोबा की बात करें तो करीब 7 लाख मतदाताओं में से 12% वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। किसी के घर में बच्चा होता है तो वो उसे अपने सीने से लगा कर रखता है, लेकिन बिहार के वैशाली में एक नवजात को कचरे में फेंक दिया गया। कुत्ते उस नवजात के शव को नोच कर सड़क पर ले आए और इसके बाद वो शव सड़क पर ही पड़ा रहा। बीच सड़क पर शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई। फिर नगर परिषद की टीम को बुलाकर जैसे कचरा उठाया जाता है उसी तरह उस नवजात के शव को उठाकर वापस बोरी में रखा गया। लोगों ने बताया कि एक महिला कचरे की बोरी में शव लेकर आई थी। 5-6 बजे के बीच में वो लेडीज आता है, इधर कचरा उचरा फेंक के जाता है। वही फेंक के गया था, जब 1-2 घंटा बाद कुतबा जब अति किया तो वही बोरवा से निकला। वैशाली के सदर बाजार के गेट के पास मिले शव के पैरों को आवारा कुत्ते खा चुके थे। आरोप है कि 200 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन होने के बावजूद पुलिस को वहां पहुंचने में 2 घंटे लग गए। देखिए, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन कराने के बाद अब ट्रंप को जो चाहिए था वो उन्हें मिल गया है। अपने यहाँ के राष्ट्रपति के उठाए जाने के बाद अब वेनेजुएला ट्रंप को 50 मिलियन बैरल तक तेल सौंपेगा और अमेरिका उस तेल को दुनिया भर में बेचकर मुनाफा कमाएगा। इस बात का ऐलान ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया, जिसमें उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए लिखा कि वेनेजुएला में अंतरिम सरकार अमेरिका को 30 से 50 मिलियन बैरल हाई क्वालिटी प्रतिबंधित तेल सौंपेगी। ये तेल मार्केट प्राइस में खरीदा जाएगा और अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इस पैसे का कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के फायदे के लिए किया जाए। अब तेल का खेल यहाँ से शुरू होता है। ट्रंप ने अपने ऊर्जा मंत्री को इसके लिए तत्काल प्लान बनाने को कहा है। उधर तेल कंपनियां भी गुरुवार को व्हाइट हाउस जाएंगी, जहां वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप सरकार के साथ उनकी बैठक होगी। इधर ट्रंप वेनेजुएला का तेल निकालने में लगे हुए हैं तो उधर तेल की कीमतें भी गिरने लगी हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत 1% से ज्यादा कम हो गई है। ट्रंप ने कुछ घंटे पहले ही वेनेजुएला से $2 अरब की तेल की डील के बारे में दुनिया को बताया और अब इस डील के बाद कच्चे तेल के बाजार में बड़ी हलचल मची हुई है। इधर वेनेजुएला अमेरिका को तेल दे रहा है तो दूसरी तरफ उनकी अंतरिम राष्ट्रपति के बयानों से ऐसा लग रहा है कि मानो वो अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। कठपुतली सरकार के दावों को खारिज करते हुए वहां की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा, हमारे देश पर वेनेजुएला की सरकार का शासन है, किसी और का नहीं। वेनेजुएला पर किसी बाहरी शक्ति का प्रभाव नहीं है। मादुरो की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताते हुए उन्होंने दावा किया कि उन्हें डराया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से वो मुझे धमकाती है। मैं ये कहती हूँ मेरा भाग्य वो तय नहीं करते, ये केवल ईश्वर तय करता है। डेल्सी रॉड्रिग्स के इसी बगावती तेवर की वजह से ट्रंप ने उन्हें डायरेक्ट वार्निंग दी थी, हालांकि उसका असर दिख नहीं रहा। वहीं वेनेजुएला में नई सरकार के समर्थन में वहां मार्च भी निकाला गया है। इधर ग्रीनलैंड पर खींचतान भी अब बढ़ती जा रही है। अपने पहले कार्यकाल से लेकर अब तक ट्रंप ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं और अब तो व्हाइट हाउस ने भी ये कह दिया है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेने के लिए हर संभावनाएं तलाश रहा है और इनमें मिलिट्री एक्शन भी शामिल है। यानी व्हाइट हाउस ने अब ग्रीनलैंड को सेना भेजकर हथियाने की धमकी भी दे दी। उन्होंने कहा, ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अपने नेटो सहयोगी डेनमार्क से अलग अलग विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं और सेना का इस्तेमाल करना हमेशा एक विकल्प है। हालांकि धमकी के साथ डील का ऑप्शन है। अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ट्रंप सरकार ग्रीनलैंड पर हमले के बजाय उसे डेनमार्क से खरीदना चाह रही है। नेटो देश डेनमार्क के शासन वाले ग्रीनलैंड पर आंच आई तो ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क के नेताओं ने संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है, वहां फैसला का अधिकार भी उन्हीं का है। इधर ट्रंप से धमकी मिलने के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उन्हें कायर कहा। वो बोले, दम है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। जंगल में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद से ही सुरक्षा बल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ चल रही है। जंगलों में छिपे होने की सूचना के बाद सेना ने यह ऑपरेशन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली महिला ऑटो चालक की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि महिला की मौत सड़क हादसे में नहीं बल्कि सिर में गोली लगने से हुई थी। इसके बाद पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस वारदात के मुख्य आरोपी की तलाश जारी है, जिस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। पुलिस के मुताबिक मृतक मुख्य आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी और बीते कुछ समय से दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। मुख्य आरोपी मुकेश झा के प्रथम दृश्य पिछले 6-7 साल से श्रीमती अनिता चौधरी के परिचित थे और उनके साथ रह रही थी। कुछ महीनों से इनके बीच में अनबन चल रही है। दरअसल रविवार सोमवार की दरमियानी रात 40 साल की अनिता चौधरी का शव खून से लथपथ हालत में मिला था। परिवार का आरोप था कि अनिता के सिर्फ सिर में ही गंभीर चोट थी, बाकी जगह चोट के निशान नहीं थे। नेशनल मेडिकल कमीशन ने आज जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की MBBS की मान्यता को रद्द कर दिया है। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां 50 सीटों में ज्यादातर मुस्लिम छात्रों को अलॉट हुई थी। नेशनल मेडिकल कमीशन के सदस्यों ने 2 जनवरी को कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था और पता चला कि संस्थान के बुनियादी ढांचे, शिक्षकों की संख्या और क्लिनिकल सुविधाओं में गंभीर कमियां हैं। मरीजों की संख्या भी निर्धारित मानकों से काफी कम मिली। दोपहर 1 बजे तक ओपीडी में सिर्फ 182 मरीज मौजूद थे, जबकि कम से कम 400 मरीज होने चाहिए थे। अस्पताल में सिर्फ 45% बिस्तर, जबकि मानक 80% का है। इसके अलावा कई विभागों में लैबोरेटरी और रिसर्च लैब नहीं थी। इधर कॉलेज की मान्यता रद्द होते ही माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी। और 45 दिन के अंदर अगर सफलता मिली है तो उसका आई थिंक मुख्य कारण ये रहा होगा, एक तो संघर्ष करने वालों के मन के अंदर की पवित्रता।
कुछ महीने पहले कॉलेज पर आरोप लगा था कि 2025-26 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और एक सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 घरों में आग लग गई। आग देखकर लोगों की सांसें अटक गई। इलाके में भागम भाग मच गई क्योंकि घर में लगी आग ने कुछ मिनटों में ही भयंकर रूप धारण कर लिया और वो 3 घरों तक फैल गई। काले धुएं का गुबार गांव में दूर तक नजर आ रहा था। उत्तरकाशी के गुराड़ी गांव के जिन घरों में आग लगी, वहां रह रहे लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, लेकिन इस भयानक आग की चपेट में घरों में बंधे 13 जानवर आ गए, जिनकी झुलसकर जान चली गई। आग इतनी भीषण थी कि रात में लगी आग को बुझाते बुझाते सुबह हो गई। पति पत्नी के बीच घर में होने वाले छोटे मोटे झगड़े कई बार बढ़ते बढ़ते तलाक तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हैदराबाद के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक की याचिका दाखिल की थी। पति का आरोप है कि पत्नी शादी के बाद से घर पर खाना नहीं बनाती है। पति ने यह भी आरोप लगाया कि घर में कामों में उसकी मां का हाथ नहीं बटाती है। हैदराबाद के रहने वाले आदमी ने कोर्ट में यह भी कहा कि पत्नी ने उस पर अलग रहने का मानसिक दबाव भी बनाया। पत्नी की बात की जाए तो वो एक आईटी प्रोफेशनल है जिसके काम को देखते हुए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कामकाजी है तो ये जरूरी नहीं कि वो अकेले ही घर का काम करे, और पति के लिए खाना नहीं बनाना किसी भी तरह से क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। कोर्ट ने पति की अपील को खारिज करते हुए तलाक देने से मना कर दिया। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस के नेता की हत्या हो गई। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष हिदायतुल्लाह पटेल पर चाकू से हमला हुआ, और यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज पढ़कर लौट रहे थे। हमले के बाद हिदायतुल्लाह पटेल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या की खबर जैसे ही फैली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के अकोला जिले में अकोट पुलिस स्टेशन को घेर लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए आरोपी के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। हिदायतुल्लाह पटेल ने साल 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव अकोला सीट से लड़ा था। बिहार में सीएम नीतीश के हिजाब कांड से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। महिला डॉक्टर नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन कर ली है। 24 दिन बाद नुसरत परवीन ने नौकरी ज्वाइन की। हिजाब विवाद के बाद नुसरत ने ज्वाइन नहीं किया था। नियुक्ति पत्र देने के दौरान नीतीश ने हिजाब खींचा था। पटना सदर अस्पताल में नुसरत ने जॉब ज्वाइन की है। नियुक्ति पत्र नुसरत को मुख्यमंत्री ने 15 दिसंबर को दिया था। देखिए, केरल के कोझिकोड से एक सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार ने एक महिला को टक्कर मार दी। यह हादसा तब हुआ जब महिला सड़क पार कर रही थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला और बाइक सवार दोनों कई फीट दूर जाकर गिरे। हादसे के पहले सब कुछ सामान्य था। महिला ने दोनों तरफ देखा और फिर सड़क पार करने लगी। तभी बाइक वाला तेज रफ्तार से आया और महिला को टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला और बाइक चला रहे युवक को गंभीर चोटें आई हैं। लोगों का कहना है कि अगर बाइक की रफ्तार कम होती तो यह हादसा नहीं होता। कर्नाटक के हुबली में पुलिस उस समय सवालों के घेरे में आ गई जब बीजेपी ने पुलिस पर महिला कार्यकर्ता के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया, और यह सब हुआ पुलिस हिरासत के दौरान। जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें महिला के कपड़े फटे हुए थे और पुलिस वाले उसे घेर कर खड़े दिखाई दिए। ये पूरा मामला एसआईआर को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। बताया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायत पर पुलिस ने बीजेपी महिला कार्यकर्ता को हिरासत में लिया, लेकिन आरोप है कि जब उसने हिरासत में लिए जाने का विरोध किया तो पुलिस वालों ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए। बीजेपी नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस घटना से इलाके में पॉलिटिकल टेंशन बढ़ गई है और दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। यूपी के मुरादाबाद के कटघर रेलवे स्टेशन के बाहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब कई ई रिक्शा और कपड़ों के गोदाम में आग लग गई। इस अग्निकांड में बड़ा नुकसान हुआ है। आग पहले एक ई रिक्शा में लगी और कुछ मिनट में ही कई ई रिक्शा इसकी चपेट में आ गए।
मुरादाबाद के कटघर स्टेशन के बाहर ये ई रिक्शा खड़े थे। वहीं पास में कपड़े का एक गोदाम भी था जिसमें आग फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने में फायर फाइटर्स के पसीने छूट गए। इस अग्निकांड में लाखों का नुकसान हुआ। अगर आप भी ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो कभी ना कभी आपको भी ये दिखा होगा कि किसी फूड आइटम का रेट दुकान में कुछ और होता है और जब आप ऑनलाइन मंगाते हैं तो वो महंगा पड़ जाता है। अब इसी से जुड़ा एक सर्वे हुआ है जिसमें यह पाया गया है कि फूड ऐप से खाना मंगवाना रेस्टोरेंट में खाने के मुकाबले 20 से 30% तक महंगा हो जाता है। सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स के हालिया सर्वे में 55% लोगों ने कहा है कि जब वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं तो और रेस्टोरेंट में जाकर जब खाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा उन्हें डिफरेंस दिखाई देता है। इसकी बड़ी वजह है उन ऐप्स की तरफ से लिया जाने वाला 20 से 30% कमीशन जो हर डिलीवरी पर लिया जाता है। सर्वे में 25% लोगों ने यह भी कहा कि कभी कभी उन्हें बासी या फिर खराब क्वालिटी का खाना भी मिला है। इस सर्वे में देश के 300 से ज्यादा जिलों के करीब 80,000 लोगों के जवाबों को शामिल किया गया था। 2024 में भारत को ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट 2,86,000 करोड़ रुपए का था। अब बदलते दौर में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक ये सेक्टर 12 लाख करोड़ तक का हो सकता है। अब एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। एनडीएमसी बजट में दिल्ली वालों को बड़ी सौगात। नई दिल्ली में रात में भी अब बाजार खोलने की तैयारी हो रही है। नई दिल्ली के कुछ इलाकों में बाजार खुलेंगे, लोग रात के समय भी खरीदारी कर पाएंगे। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट भी पूरी रात खुले रहेंगे। एनडीएमसी बजट में दिल्ली वालों को ये बड़ी सौगात है। तो रात के समय भी अब खरीदारी की जा सकेगी। दिल्ली में कई ऐसे मार्केट्स हैं जिन्हें रात भर खोले जाने की बात कही जा रही है। एनडीएमसी बजट में ये बड़ी बात शामिल की गई है। कई ऐसे रेस्टोरेंट दिल्ली में जो पूरी रात खुले रहेंगे। तो दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी खबर, कुछ इलाकों में रात भर बाजार खोलने की तैयारी। रात के समय भी अब शॉपिंग की जा सकेगी और साथ ही रेस्टोरेंट में खाना खाया जा सकेगा। आधी रात को जब हम और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं तब दिल्ली में जमकर बवाल हो रहा था। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अफवाह फैलाई कि वहां पर भीड़ लग गई और फिर बवाल होने लगा। बवाल की शुरुआत तब हुई जब तुर्कमान गेट के पास बनी फैज़ इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर गरजने लगे। इसके बाद उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। आधा पौना उठाकर उपद्रवी पुलिस को मारने दौड़े और पुलिस टीम पर दनादन पत्थरों की बरसात कर दी। पुलिस ने लाख बार समझाया कि मस्जिद को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उपद्रवी कहां सुनने वाले थे। वो तो बस गोली की रफ्तार में पुलिस को पत्थर मारे ही जा रहे थे। देखिए, कुछ ही देर में वहां उपद्रवियों का जमावड़ा लग गया। ईंट पत्थर लेकर वहां इतने उपद्रवी जमा हो गए कि पुलिस पर भारी पड़ने लगे। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे उपद्रवी दिल्ली को दंगे की आग में झोंककर ही दम लेंगे। क्योंकि उपद्रवी ना तो किसी की सुन रहे थे, ना कुछ समझने को तैयार थे। वो तो बस धार्मिक नारे लगाकर आगे बढ़ते जा रहे थे। पुलिस ने बवालियों को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाए थे, लेकिन उपद्रवियों ने बैरिकेड्स भी उखाड़ फेंके। उपद्रवियों के सामने जो कुछ आया उसे उन्होंने तहस नहस कर दिया और ऐसा हंगामा मचाया कि आसपास रहने वाले लोग पूरी रात डरे सहमे अपने अपने घरों पर दुबके रहे। पहले तो देखिए, पुलिस ने सब्र से काम लिया। पुलिस पूरी कोशिश करती रही कि लोगों को समझा बुझाकर ही किसी तरह शांत किया जाए, लेकिन जब बात नहीं बनी तो फिर दिल्ली पुलिस ने भी अपना पावर दिखाना शुरू किया। अब दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में उपद्रवियों से निपटना शुरू किया। हाथ
हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली बंदूक और दूसरे हाथ में शील्ड लेकर पुलिस आगे बढ़ी तो उपद्रवियों के पसीने छूट गए। पुलिस ने दौड़ कर आंसू गैस के गोले मारे। इसके बाद तो उपद्रवियों की हिम्मत जवाब देने लगी। उपद्रवियों के पांव उखड़ने लगे तो कुछ लोग उन्हें जानबूझकर हिंसा करने के लिए उकसाते रहे। तेरी कसम। दावा है कि आधी रात को हुए बवाल के दौरान दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने कम से कम 5 से 7 दर्जन आंसू गैस के गोले दागे, तब जाकर हालात काबू में आए। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर इन लोगों ने बवाल क्यों किया, जबकि पुलिस तो मस्जिद तोड़ने नहीं बल्कि तुर्कमान गेट के आसपास अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी। तो दरअसल पूरा मामला यहाँ ये है कि तुर्कमान गेट के पास रामलीला मैदान की जमीन है, जिस पर कब्जा करके बारात घर और क्लिनिक बना दिए गए थे। सेव इंडिया फाउंडेशन नाम की एक संस्था ने रामलीला मैदान की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए शिकायत की थी। शिकायत मिलने पर डीडीए और एमसीडी ने ज्वाइंट सर्वे किया था और इस सर्वे में यह पाया गया था कि रामलीला मैदान की 36,428 वर्ग फीट जमीन पर कब्जा किया गया है। इसके बाद यह पूरा मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया था। हाईकोर्ट ने प्रशासन को अवैध कब्जा हटाने के आदेश दिए थे और बीती रात हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही एमसीडी की टीम 30 से 32 बुलडोजर लेकर कब्जा हटाने पहुंची थी, लेकिन भीड़ ने पथराव कर दिया था। कुछ लोगों ने यह कहकर भीड़ जुटाई कि पुलिस मस्जिद तोड़ने के लिए आई है। पुलिस के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बवाल की बाकायदा पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज घटना स्थल से सामने आए कई वीडियो इस शक को और गहरा कर रहे हैं। वीडियो बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होने से पहले का है। बुलडोजर पहुंचे ही थे कि एक युवक ने बकायदा वहां का वीडियो बनाया और मुस्लिमों को तुर्कमान गेट पहुंचने के लिए उकसाया। देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। एक दूसरे युवक ने तो मस्जिद तोड़े जाने की अफवाह फैलाई और वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। पुलिस को पूरा शक है पत्थरबाजी की घटना सुनियोजित थी और पुलिस अब माहौल बिगाड़ने वालों की तलाश में जुट गई है। अभी तक जो खुलासे हो रहे हैं उसके आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, लेकिन राहत की बात यहां यह है कि पुलिस ने रात में ही साजिश करने वालों के सारे मंसूबे फेल कर दिए हैं। एमसीडी की टीम ने तो अपना टारगेट भी पूरा कर लिया। बवाल के बावजूद एमसीडी ने मस्जिद के पास बने बारात घर को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया, तो वहीं बारात घर के अलावा 2 दुकानें और 3 डिस्पेंसरी पर भी कार्रवाई की गई। ये तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। जो मस्जिद है वो पूरी तरह से सुरक्षित इस वक्त नजर आएगी। सामने का ये ग्राउंड देख रहे हैं, इस ग्राउंड को भी टच नहीं किया गया है। आधी रात को जिस जगह बवाल हुआ वहाँ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन बवाल के निशान अभी तक देखे जा सकते हैं। ये जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, जो 2 व्हीलर्स यहाँ पर गिरे हुए आपको नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जो आपको इस तरीके के जो पत्थर ये आपको नजर आ रहे हैं, आप ये देखिए इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये वो निशान है जब कल यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी। मस्जिद का जो अतिक्रमण है उसको गिराने का काम चल रहा था। उसके बाद जो भीड़ थी वो यहीं इसी तुर्कमान गेट की गली से आगे मस्जिद की तरफ पहुंची थी। माहौल शांत रहे इसलिए वहाँ भारी फोर्स को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस अब हालात सामान्य करने में जुटी है, वहीं उपद्रवियों की शामत भी आ गई है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने यह साफ कहा है कि जिसने भी रात में पत्थर चलाए थे उसमें से कोई भी बचने वाला नहीं। दिल्ली पुलिस ने तो बवाल और पत्थरबाजी के सामने आए वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान भी शुरू कर दी है। पुलिस ने करीब 15 से 20 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है, जबकि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने की खबर है। कुछ शरारती तत्व हैं जिन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की है और बिल्कुल दिल्ली पुलिस के रडार में है, कार्रवाई करेंगे। वहीं दिल्ली पत्थरबाजी कांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली पत्थरबाजी कांड में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो हंगामे वाली जगह पर मौजूद रहकर भीड़ को उकसाते नजर आ रहे हैं। दावा है कि दिल्ली पुलिस जल्द ही एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी से पूछताछ करेगी।
वहीं इस मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार पर मस्जिदों और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी कह रही है कि हिंसा स्वीकार नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो रात में की गई बुलडोजर कार्रवाई को ही गलत बताया है, जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि फैज इलाही मस्जिद वक्फ की है। रात के अंधेरे में 2 बजे जितनी पुलिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह तोड़ा गया, वो जायज है। मुसलमान का जीना मुहाल कर करके लोगों को आप दिखाते हो ना कि हमने मुसलमान का जीना मुहाल कर दिया, लेकिन ये 25 करोड़ है, दुनिया में कोई नहीं लेगा, ये रहेंगे यहीं। फैज इलाही मस्जिद के पास हुई बुलडोजर कार्रवाई का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी विरोध किया है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो अवैध है वो टूटेगा ही। जहां भी मस्जिद है, मदरसा है, वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करना, इसका मतलब है कि हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर उतारू है। अवैध कब्जा है, अवैध तरीके से बिल्डिंग बनी है, वो तो जमींदोज होगी। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि दंगाई दंगा तो बड़े आराम से करते हैं, लेकिन जब फंसने लगते हैं तो फिर वो खुद को शांति दूत बताने लगते हैं। दिल्ली के केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। कुछ लोगों ने आधी रात को जमकर बवाल किया, लेकिन अब पुलिस के डर से पत्थर फेंकने वालों को बाहरी बताया जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना पर स्थानीय लोगों का कहना है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग हंगामा करके भाग चुके हैं और इलाके का कोई भी व्यक्ति पत्थरबाजी में शामिल नहीं है, जबकि सामने आए वीडियो में साफ साफ इस बात के सबूत मिल रहे हैं कि फोन कॉल्स करके भीड़ जुटाई गई थी। अगर कोई माहौल खराब करेगा, माहौल खराब करके भागी तो जाता है, ये थोड़ी खड़ा हो जाएगा यहाँ पर आके आपको फिर वो इंटरव्यू देगा। आप देखिए, लोग स्थानीय नहीं है, सब स्थानीय खड़े हुए यहाँ पर। दावा तो ये है कि पत्थरबाज पुलिस से बचने के लिए अब शांति दूत बनने में लगे हैं, लेकिन उपद्रवी कितने उग्र थे ये खुद घायल जवान बता रहे हैं। तो गलियों से पत्थर मारने लग गए और रोड से पत्थर मारने लग गए, जिसमें हमारे एसएस साहब भी इंजर हैं। उपद्रवी भले ही बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने घटना की बकायदा वीडियोग्राफी की है। मतलब साफ है कि कोई भी पत्थरबाज बचने वाला नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट का अतिक्रमण पर बड़ा फैसला। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जामा मस्जिद के आसपास सर्वे कराने का निर्देश। एमसीडी को 2 महीने में सर्वे रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाए, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। फरहत हसन नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अवैध पार्किंग और कब्जा खाली कराने की अर्जी दाखिल की गई है। बांग्लादेशी क्रिकेटर के मुद्दे पर शाहरुख खान को घेरने वाले बीजेपी नेता संगीत सोम पर बड़ा आरोप लगा है। समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने संगीत सोम पर मीट की फैक्ट्रियां चलाने का संगीन आरोप लगाया है। मेरठ के सरधना से विधायक अतुल प्रधान का आरोप है कि संगीत सोम, उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदार ऐसी दर्जन भर कंपनियों में डायरेक्टर हैं या रह चुके हैं जो मीट और मछली के सप्लाई के काम से जुड़ी है। ये जुबा कोप करके है, आप YouTube पर जाइए या सर्च करिए गूगल पे जाकर, तो आपको कंपनी में और इनका नाम डालेंगे तो जिस जिस कंपनी में ये, इनकी पत्नी और सारी जहां पर भी डायरेक्टर हैं, उसकी जानकारी आपको पूरी की पूरी स्वतः ही मिल जाएगी। अतुल प्रधान ने संगीत सोम को मिल रही सुरक्षा और उसके खर्चे पर भी गंभीर सवाल उठाए। 50 से ज्यादा केंद्र के और उत्तर प्रदेश के सिपाही और दरोगा हैं। 3 गाड़ियां एस्कॉर्ट के रूप में, 3 गाड़ियों का सरकारी खर्चा सारा है। आप बताओ 50 लाख का होगा नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के विधायक की दलील है कि संगीत सोम ने सुर्खियों में बने रहने के लिए शाहरुख खान की टीम में बांग्लादेशी क्रिकेटर का मुद्दा उछाला था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उड़ानों के किराए को लेकर केंद्र सरकार सख्त। केंद्र ने सभी एयरलाइन से मांगा है किराए से जुड़ा हुआ डेटा। इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट से भी डेटा मांगा गया है। दिसंबर में किराए की जानकारी मांगी गई थी जो उन्होंने दिसंबर में वसूले थे। दिसंबर में इंडिगो की हजारों उड़ानें रद्द हुई थी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट से डेटा मांगा गया है। दिसंबर में वसूले गए किराए की जानकारी भी इन एयरलाइन से मांगी गई है। तो उड़ानों के किराए से जुड़ी ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है और सभी एयरलाइन से किराए से जुड़ा हुआ डेटा मांगा है। जो किराया बढ़ा दिया गया था, जो लोगों से वसूला गया था, उसका डेटा इन सभी एयरलाइंस को सरकार को देना होगा।
तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।